तो क्या होता है कि गांधी जी जो होते हैं वो राजकुमार शुक्ला से कहते हैं कि अब आप एक काम करिए, जाइए और अपने घर जाइए, मैं जाता हूं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर क्यों जाते हैं? वो फर्दर इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। फर्दर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि भाई उनको पता था कि यहां पर जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, आखिरकार वो अत्याचार क्या है, उसका कारण क्या है, इन सारी जानकारी को लेने के लिए वो मुजफ्फरपुर जाते हैं। उससे पहले वो करते क्या है, गांधी जी अपने दोस्त को, गांधी जी के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था जेपी कृपलानी, तो जेपी कृपलानी को वो क्या करते हैं, टेलीग्राम करते। भाई पहले देखो ना तो व्हाट्सएप चलता था, ना ही फोन चलते थे, पहले क्या चलता था, टेलीग्राम चलता था। तो टेलीग्राम कर देते हैं वो किसके लिए, अपने मित्र के लिए, जिनका नाम क्या था, जेबी कृपलानी। वो कौन थे, एक आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो क्या होता है कि 15 अप्रैल 1917 को आधी रात को वो रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं, अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं और उनका स्वागत कर रहे होते हैं, उनका इंतजार कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं जैसे ही गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो वो गांधी जी से अपने विद्यार्थियों को मिलवाते हैं। मिलवाने के बाद वो गांधी जी जो है वो 2 दिन तक वहीं पर रुकते हैं। कहां पर रुकते हैं भाई, मुजफ्फरपुर में रुकते हैं। क्यों रुकते हैं कि वहां पर मुजफ्फरपुर जो है वहां से किसानों के बारे में कुछ जानकारी उनको इकट्ठा होकर मिल जाए। अब होता क्या है कि 2 दिन तक वो जो गांधी जी होते हैं वो जेबी कृपलानी के घर नहीं रुकते हैं। क्यों, क्योंकि सभी को पता है कि गांधी जी और जेबी कृपलानी कौन है भाई, दोनों के दोनों मित्र हैं। और उस टाइम क्या था कि किसी भी देश के खिलाफ, मतलब हम कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ किसी को भी कार्रवाई करने वाले लोग का साथ देने वाला भी क्या होता था, क्रिमिनल होता था। एज उनको क्रिमिनल ट्रीट किया जाता था। तो हमारे जो जेबी कृपलानी थे उन्होंने उनको अपने घर पर नहीं रोका। उन्होंने, हम कह सकते हैं प्रोफेसर मलकानी जो एक गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर थे, उन्होंने उनको 2 दिन तक अपने घर पर, गांधी जी को अपने घर पर क्या किया, उन्होंने स्टे करने दिया, वहां पर रुकने दिया। तो गांधी जी वहां पर कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात थी कि उस टाइम जब लोगों को सहारा देने वाले लोगों को क्रिमिनल कहा जाता था, और ऐसे में हमारे जो मलानी साहब थे उन्होंने 2 दिन का उनको आश्रय दिया। तो वो कहते हैं मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। आगे बात होती है बेटा यहाँ पर कि चंपारण के किसानों को जब यहाँ पर पता चलता है, चंपारण के किसानों को पता चलता है कि कोई महात्मा नाम का व्यक्ति है जो अहमदाबाद गुजरात से हमारे लिए लड़ने के लिए आया है, तो सभी के सभी गांधी जी को मोटिवेट करने के लिए, गांधी जी से मिलने के लिए चले जाते हैं। और जब वो गांधी जी से मिलने आते हैं तो गांधी जी उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि आप लोगों की समस्या क्या है। और वो लोग बताते हैं कि हमारी समस्या ये है भाई कि हमें एक तो सरकार भी परेशान कर रही है, साथ में अगर हम कोई इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारे यहाँ के जो वकील हैं, वकील का मतलब यहाँ पर है ब्रज बाबू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और भी हम कह सकते हैं एक मौलाना साहब थे, ठीक है, इनके जो असिस्टेंट थे, ये सभी के सभी यहाँ पर लॉयर्स जो हैं वो हमसे काम के बदले में मोटी फीस मांगते हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे साथ है कि एक तो सरकार भी ऊपर से चोट कर रही है, और साथ में हम कह सकते हैं हमारे जो वकील हैं यानी लॉयर्स हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं मोटी फीस मांग रहे हैं। तो इस बात को लेकर गांधी जी जो होते हैं लॉयर्स को बहुत ज्यादा डांटते हैं, और कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर सेम ऑन यू, मतलब कह सकते हैं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने जो राज्य में रहने वाले किसान हैं उन लोगों से इतनी मोटी फीस ले रहे हैं, जबकि वो लोग पहले से ही गरीब हैं। इन लोगों के पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है, और फिर अगर कोई भी आवाज उठाता है तो वो कैसे उठाएगा। तो अब इसके बाद क्या होता है, अगले दिन सुबह जब गांधी जी होते हैं किसानों को फिर इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग को ये सबसे पहला ये तरीका ढूंढना होगा कि हमें अंग्रेजों से लड़ना कैसे है, हमें अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो क्या होता है कि गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम जो है वो कोर्ट में सॉल्व नहीं होने वाली। कहां पर सॉल्व नहीं होगी, कोर्ट में, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है आप पता है आजकल लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हर कोई व्यक्ति कहां पर पहुंच जाता है, कोर्ट में। तो वो बोलते हैं कि कोर्ट में हमारी समस्या हल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वही सरकार है, तो वहां पर तुम्हारी समस्या सॉल्व नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनके खिलाफ अपने मन से उनके खिलाफ का क्या करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। उनका जो डर है अपने मन से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें रूल को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रूल को ब्रेक। अब रूल ब्रेक करने का मतलब यहां पर गांधी जी से यह था कि भाई कोई भी अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उस बात को आप नहीं मानोगे, अंग्रेजों की उस बात को आपको नहीं मानना है, ये गांधी जी का कहना था। अब हम कह सकते हैं कि वहीं पर किसानों से बातचीत कर रहे होते गांधी जी, तो किसानों से पूछते हैं कि भाई आप लोगों की मेन समस्या क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है। तो वो बताते हैं कि उन्होंने
उन्होंने हमारे साथ एक अनफेयर डील कर ली। अनफेयर डील का मतलब होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया था किस किस के बीच में, किसानों के बीच में और जो हमारे लैंडलॉर्ड होते थे, जो इंग्लिश स्टेट के लैंडलॉर्ड होते थे, उन लोगों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हो गया था, एक ऐसा अनुबंध हो गया था जिसके कारण सारे के सारे किसान परेशान थे। वो एग्रीमेंट क्या था? उन्होंने कह रखा था कि जितनी भी जो इंग्लिश स्टेट के जो लैंड है उसके उसमें जो शेयर क्रॉपर्स थे ना, जो शेयर क्रॉपर्स मैंने आपको शुरू में बताया था, शेयर क्रॉपर्स जो थे वो रेंट पर काम करते थे। उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी आपकी लैंड है, जैसे मान लीजिए किसी की 2 एकड़ जमीन है, तो 2 एकड़ जमीन का जो 15% भाग है, कितना 15% भाग जो होगा, उस 15% भाग पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिगो माने नील की खेती करनी ही पड़ेगी। कितने काई खेती? नील, जो हम अभी चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो नील की खेती आपको 15% भाग पर, जितनी भी एक व्यक्ति की, अब किसी की 10 एकड़ है, किसी की 5 एकड़ है, किसी की 2 एकड़, तो भाई वो जमीन के हिसाब से था, लेकिन जितनी भी एक के नाम थी, एक व्यक्ति जितने पे काम कर रहा था, उसको 15% भाग पर आपको नील की खेती करनी ही होगी। साथ ही साथ नील की खेती करना कोई आसान सी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि भैया जो नील की खेती होती है तो उससे क्या होता है कि समस्या एक हो जाती है कि उसकी सॉइल फर्टिलिटी जो होती है, अपनी जो मृदा की उत्पादक क्षमता जो होती है, वो क्या होती है? डाउन हो जाती है, गिरती चली जाती है, प्रति वर्ष क्या हो जाती है? गिरती चली जाती है। तो वहां पर क्या हो रहा था? किसानों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी। इसी बीच ये तो चलो ठीक है, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक तो बेचारे जो किसान थे वो काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जर्मनी जो हमारा कह सकते हैं, जर्मनी में जो जर्मनी देश है, जर्मनी में क्या हुआ कि वहां पर एक सिंथेटिक जो इंडिगो होता है उसको बनाने की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। सिंथेटिक इंडिगो मतलब क्या होता है बेटा? कृत्रिम इंडिगो, कृत्रिम नील तैयार होने लगा। नील से होता क्या था? नील से बेटा डाई बनाई जाती थी। नील से आपने देखा होगा, जो पहले आज से 10, 15, 20 साल पहले नील वगैरह डालते थे हम लोग कपड़ों में, तो वही नील का यूज होता है। इस इंडिगो का हम कह सकते हैं इंडिगो का यूज होता है उसी नील को बनाने में, और उससे क्या बनता है? एक प्रकार की डाई बनती है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर जर्मनी जो थी, जर्मनी में कृत्रिम इंडिगो बनना तैयार हो गया था। और कृत्रिम इंडिगो जब बनना तैयार हो गया तो आपको पता है कि मैनुअल बनाया हुआ प्रोडक्ट जो होता है वो मशीन से बनाए हुए प्रोडक्ट से क्या होता है? कॉस्टली होता है, महंगा होता है। इसी कारण से जो लोग, यानी कह सकते किसान जो नील को उगा रहे थे, वो हम कह सकते हैं महंगा था नील, और जो मशीनों के द्वारा जो नील बन रहा था वो कैसा था? सस्ता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई अब मशीनों के द्वारा जो नील बन रहा है उसको क्या वो सस्ता आ रहा है, तो हम फिर अब किसानों से एक काम करें कि जो इनके बीच में एग्रीमेंट था उसको हम ब्रेक कर दें। तो भैया जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने सभी किसानों के पास आए और कहा कि अब आप लोगों को नील की खेती करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अब हमें नील की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि जर्मनी में नील बनने लगा है। ठीक है, तब किसान कहते हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर हम खेती ही नहीं करेंगे, ये वो, तो बहुत सारी समस्याएं होती है। तो फिर वहां पर वो कहते हैं कि नहीं, आप लोग एक काम करो, जितना पैसा हमने आपको दिया है आप अब हमारा पैसा क्या कर दीजिए? रिफंड कर दीजिए। तो वही कुछ लोगों को तो ऐसे मतलब नील की खेती करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने बिलिंगली अपना क्या कर दिया? स्वेच्छा से अपना पैसा, अपना जो रिफंड था उन्होंने दे दिया। कुछ लोगों को कह सकते हैं हेल्प ऑफ ठग, यानी कह सकते हैं कि जोर जबरदस्ती गुंडों की सहायता से उनसे उनका पैसा ले लिया। लेकिन कुछ लोग उसके कह सकते हैं विरोध में आ गए, और वही प्रॉब्लम उन्होंने गांधी जी को बताई कि साहब हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है और हम इस समस्या को, तो इसमें ये होता है कि गांधी जी को सारी की सारी समस्या बताई जाती है, और साथ ही मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोगों से ज़बरदस्ती जो रिफंड ले लिया जाता है, और कुछ लोगों को इस चीज़ पर आपत्ति होती है। तो आपत्ति होने पर ये जो किसान होते हैं वो गांधी जी के पास जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ से कहते हैं कि गांधी जी समस्या हमारी एक्चुअल में यही है। अब गांधी जी क्या होते हैं? गांधी जी जो है गांधी जी इंटरवेंशन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के लिए इंटरवेंशन के लिए जाते हैं और कहते हैं कि आप एक काम करिए, हमें रिपोर्ट दे दीजिए। रिपोर्ट किस चीज़ की? भाई कि जो आपने जो किसानों से एग्रीमेंट जो करवाया उस चीज़ के बारे में हमें रिपोर्ट चाहिए। तो वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स क्या करते हैं? रिपोर्ट देने से मना कर देते हैं। तब क्या होता है, मैं कह सकता हूं कि गांधी जी को आउटसाइडर कह देते हैं। वो कहते हैं कि आप आउटसाइडर हो, आप दूसरे राज्य के हो, दूसरी जगह के हो, आप यहाँ पर इंटरफेयर ना करें तो ये आपके लिए अच्छा हुआ। तो ब्रिटिश कमिश्नर, फिर उसके बाद क्या होता है, गांधी जी वहाँ से भाग आते हैं, चले आते हैं, और फिर वो होते हैं गांधी जी जो ब्रिटिश कमिश्नर के पास जाते हैं, जो त्रिहुप्ती डिवीजन में, जो त्रिहुप्ती डिवीजन के जो ब्रिटिश कमिश्नर हैं उनके पास जाते हैं। ये जो त्रिहुप्ती जो है वो एक जगह का नाम है, मोतिहार, यहाँ पर हम कह सकते हैं मोतिहार की एक जगह है जिसका नाम क्या है? त्रिहुप्ती, जो कि कैपिटल है काय की? चंपारण की। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि वहाँ पर जब वो जाते हैं, उन ऑफिसर्स के पास जाते हैं, उन कमिश्नर के पास जाते हैं, ब्रिटिश कमिश्नर के पास, तो ब्रिटिश कमिश्नर जो होते हैं वो
गांधी जी को बुली करते हैं। बुली का मतलब होता है वहाँ पर उनको धमकी देते हैं कि भाई अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब गांधी जी जो होते हैं वो एक तो निडर आदमी होते हैं गांधी जी, तो सभी को पता है। तो गांधी जी वहाँ से डरते नहीं, वहाँ से अपने आराम से दबे पैर निकल लेते हैं। अब निकलने के बाद फिर क्या होता है, गांधी जी रात में एक घर में छिप जाते हैं। छिपने का मतलब है कि घर में, वहीं पर चंपारण में एक घर है, तो उस घर में सारे के सारे अपने वकीलों को बुला लेते हैं। वकीलों को बुलाने के बाद वहाँ पर पूरे रात भर उनसे बात करते हैं और साथ में कुछ किसानों को भी बुला लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउस में जो लॉयर होते हैं उनके साथ इन्वेस्टिगेशन वो अपना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ उन्हें उसी दौरान पता चलता है कि यहाँ पास के ही एक गांव में क्या हुआ, एक किसान जो है उसको बहुत बुरी तरह से ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा मारा, मतलब पीट दिया गया है। तो वो उसकी हालत को देखने के लिए हाथी पर बैठकर जा रहे होते हैं। जैसे ही वो हाथी पर बैठकर जा रहे होते हैं तो हाथी पर बैठकर जब वो जा रहे होते हैं तो उनको क्या मिलता है कि एक पुलिस वाला मिल जाता है। अब पुलिस वाला जब उनको मिलता है तो उनको रोकता है और कहता है कि आप वापस चलिए मेरे साथ, क्योंकि आपको वापस बुलाया गया है और मुझे भेजा गया है कि आप उसको वापस लेकर आओ। तो गांधी जी उसकी कैरेज में बैठकर साथ ही साथ उसके वापस आ जाते हैं। अब होता क्या है कि जब गांधी जी वापस आते हैं तो गांधी जी को एक नोटिस दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको ये नोटिस मिला हुआ है कोर्ट की तरफ से, जिसमें आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको चले जाना है। तो अब वो गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी उसी नोटिस के पीछे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कि आई डिफाइंड इट, मैं कह सकता हूँ यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं इस नोटिस को नहीं मानता हूँ। अब भैया देखो, कोर्ट से आया हुआ जो नोटिस होता है कोर्ट से आया हुआ कोई नोटिस होता है तो उस नोटिस को अगर आप मना कर देते हो, उसके रूल को ब्रेक कर देते हो, तो ये एक क्राइम होता है। तो गांधी जी ने क्या किया कि उस रूल को ब्रेक कर दिया, उन्होंने उसी नोटिस के पीछे लिख दिया आई डिफाइंड। ठीक है, तो अब इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि गांधी जी ने रूल को ब्रेक कर दिया। अब गांधी जी कौन बन गए, एक क्रिमिनल बन गए, एक क्राइम कर दिया उन्होंने। अब अगले ही सुबह गांधी जी को क्या होता है कि बुलावा आ जाता है, समन आ जाता है कि कोर्ट में आपके लिए बुलाया गया है। अब इसमें कुछ भी हो सकता था, क्योंकि भाई पहले तो अंग्रेजों का राज चलता था, तो अंग्रेजों की जो मनमर्जी आती थी तो अंग्रेज लोग वही करते थे। तो गांधी जी को समन आ जाता है, तो गांधी जी को अब कोर्ट जाना पड़ता है। तो जैसे ही पिछली रात की बात बता दूं मैं आपको, तो पिछली रात मतलब अगली सुबह आप उनको जाना है। तो पिछली रात में गांधी जी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, अपने लॉयर्स के साथ में डिस्कस कर रहे होते हैं और लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम लोगों की परेशानी क्या है। वहाँ पर जितने भी गरीब किसान जो होते हैं उन सारे के सारे किसानों से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं। लगभग 10,000 किसान उनको क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं कल जेल चला जाता हूं तो आप लोगों को आगे की प्रक्रिया ये करनी होगी। अब जैसे ही चंपारण के किसानों को पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो है गांधी जी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है, तो वहाँ पर कोर्ट में जैसे ही गांधी जी की पेशी होती है, यानी उनको बुलाया जाता है, तो कोर्ट के बाहर हजारों, मतलब इतनी संख्या में कि आज तक कभी भारत में, उससे पहले कभी भारत में इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ। हजारों की संख्या में जो है किसान वो अपने कह सकते हैं कि कोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं और गांधी जी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। उतनी सारी संख्या को देखकर अंग्रेज जो होते हैं वो डर जाते हैं और गांधी जी को ससम्मान अंदर बुलाया जाता है। लेकिन जो हमारे किसान होते हैं उनकी एक ही मांग होती है कि गांधी जी को अगर जेल हुई तो फिर हम किसी से कंट्रोल नहीं होंगे। तो भाई अब उसी डर के कारण जो वहाँ के जज होते हैं वो अपने गांधी जी से पूछते हैं कि आपने क्राइम किया है। तो गांधी जी कहते हैं कि हाँ मैंने क्राइम किया, आपने रूल को ब्रेक किया है। वो कहते हैं हाँ यस आई एम रूल ब्रेकर। भाई वो गांधी जी कह देते हैं मैं रूल ब्रेकर हूँ, बट मैं इट्स फॉर कह सकते हैं अपर गुड, मतलब ये नेकी के लिए मैंने रूल को ब्रेक किया है। अगर ये क्राइम है तो मैं क्रिमिनल भी हूँ। तो गांधी जी जब उससे ऐसी बात करते हैं तो अपना डिसीजन देने में जो जज होते हैं वो उनसे कहते हैं कि ये काम, मतलब डिसीजन देने में टाइम इसलिए मांगते हैं क्योंकि बाहर क्या जनसंख्या खड़ी है और पता है जनसंख्या किसी का मुंह नहीं देखती। तो भाई जज ने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, अपने अपर ऑफिसर से क्या कर लेता हूं, बात कर लेता हूं। इसलिए वो कहते हैं कि आपका डिसीजन देने में मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए। इसी दौरान गांधी जी से कहा जाता है एक काम करिए, आप अपनी बेल भर दीजिए और बेल भर के अपना आराम से घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं भाई मैं बेल नहीं भरूंगा। वो गांधी जी बेल भरने से, जमानत भरने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। अब होता क्या है कि 2 घंटे का डिसीजन फिर कहा जाता है कि आफ्टर सेवरल डेज, सेवरल का मतलब अनियमित, भाई कई दिनों के बाद आपका डिसीजन दिया जाएगा। अब जो डिसीजन होता है वो पेंडिंग में बना रहता। कुछ दिनों बाद, हम कह सकते हैं 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद क्या होता है, गांधी जी को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपका जो केस है वो हम डिसमिस कर देते हैं, लेकिन आपके साथ में एक शर्त है कि आपको जो भी करना है आप यहाँ रहकर, चंपारण में रहकर करिए, लेकिन पीसफुली करिए। आप अपनी
कोई भी काम को करने के लिए क्या है, फ्री है। और हम कह सकते हैं कि हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस किसी भी काम को पीसफुली करिए। मतलब उसमें आपको लड़ाई झगड़ा या कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं करना जिसमें आप रूल ब्रेक करें, क्योंकि भाई अब वो तो डर गए थे, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज जज थे, अंग्रेज ऑफिसर थे, डर गए थे कि इतने सारे किसान गांधी के सपोर्ट में आ गए, तो कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज की टेंशन हो रही थी, इसीलिए उन्होंने गांधी जी का केस क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि उसके बाद गांधी जी घर, मतलब जहां पर रुके हुए थे वहां पर आते हैं। गांधी जी अपने वकीलों से पूछते हैं कि हाँ भाई एक बात बताइए, आज तो चलो अपन जैसे कि तैसे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल के दिन अगर मुझे जेल हो जाती है तो क्या करेंगे हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। तो वो कहते हैं अगर कल के दिन मुझे जेल हो जाती तो क्या करते। तो फिर वहाँ गांधी जी के साथ में जो ब्रज बाबू, राजेंद्र प्रसाद और भी कुछ असिस्टेंट वगैरह थे, तो उन्होंने कहा देखिए गांधी जी, हम तो आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अब अगर आप ही जेल चले जाते तो भाई हम अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं कि देखिए, एक जो आदमी साउथ अफ्रीका से अपनी वकालत खत्म करने के बाद भारत आया है और उसको जैसे ही एक चंपारण के किसान ने बुलाया है और उसके किसान के बुलाने पर वो यहाँ पर क्या है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे सपोर्ट के लिए चले आए, और यदि हम उनके जेल जाने के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं नहीं, अगर आपको जेल हो जाती है तो हम भी आपके साथ जेल जाएंगे और आपके फुल सपोर्ट में रहेंगे। अब देखिए भाई आगे की कहानी में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब जो फार फ्लंग इंक्वायरी बैठा ली गई थी अंग्रेजी ऑफिसर्स को द्वारा, तो फार फ्लंग इंक्वायरी में लगभग हम कह सकते हैं 10,000 जो फार्मर्स थे, कितने थे, 10,000 किसान जो थे, 10,000 किसानों ने अपनी प्रॉब्लम को रिटर्न में दिया, और उसको उनको जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी रिटर्न में लेने की, वो काम किसने किया भाई, गांधी जी ने किया। अब गांधी जी ने वो सारा का सारा हम कह सकते हैं कलेक्ट करके, वो हम कह सकते हैं कलेक्ट करके अपना प्रॉब्लम आगे बढ़ा दिया। अब गांधी जी को टाइम दिया गया कि भैया आप एक काम करिए कि अपनी प्रॉब्लम, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एविडेंस जो होते हैं वो सारे के सारे लेकर जून में आइए। तो जून में लेकर जब गांधी जी इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को और अपने डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस को लेकर जाते हैं, तो वहां पर सर एवर्ट गेट कौन थे वहां पे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ चंपारण। एवर्ट गेट जो थे, उनके अध्यक्षता में गांधी जी जो थे उनका 4 बार इंटरव्यू लिया गया। कितने बार इंटरव्यू लिया गया, ये चीज 1 पॉइंट कह सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, कितने बार इंटरव्यू लिया, तो हम कह सकते हैं 4 बार इंटरव्यू लिया गया गांधी जी का। और एक ऑफिशियल कमेटी का गठन हुआ, ऑफिशियल कमेटी को सारे के सारे एविडेंस दिखाए गए। उस एविडेंस को देखते ही उन लोगों को हम कह सकते हैं, जो इंग्लिश स्टेट के लैंडलॉर्ड जो थे, उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो लोग एग्री हो गए उन किसानों का पैसा रिफंड करने के लिए। किसानों का पैसा रिफंड करने के लिए वो लोग एग्री हो जाते हैं, और साथ ही वो जो हमारे कह सकते हैं एवर्ट जो गेट थे, उन्होंने कहा, उनकी जो समिति थी, उनके अध्यक्ष लोगों ने कहा, उनके ऑफिसर्स ने कहा कि एक बात बताइए गांधी जी, आप कितना पैसा लेना चाहोगे, हाउ मच मनी, आप जो कह सकते हैं कितना पैसा लेना चाहोगे। तो भाई गांधी जी ने कहा कि हम कम से कम 50% जो पैसा है रिफंड कर लेना चाहते हैं। तब हम कह सकते हैं गांधी जी की बात को वहां पर नहीं माना जाता है, और गांधी जी की बात को काटकर वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो लोग अपना डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेकर कहते हैं कि हम आपको 25% से ज़्यादा नहीं दे पाते। अब देखिए भाई, जब उन गांधी जी ने 50% की मांग की थी और वो 25% की बोलने लगे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई गांधी जी का जो केस है वो हमेशा तक ऐसा ही चलता रहेगा और कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत, कहीं से कहीं तक ये केस कभी खत्म नहीं होगा, और गांधी जी आए हैं, जैसे ही आए उल्टे पैरों अपने क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे। तब क्या होता है कि गांधी जी जो है थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। दिमाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई अंग्रेज लोग पहली बार हम इंडियंस के सामने झुके थे, तो गांधी जी कहते हैं कि भाई 25% पर मैं एग्री हो जाता हूँ। और गांधी जी क्या होते हैं, 25% पैसे रिफंड करने पर हर किसान का 25% जो भी होता है वो उस पर क्या हो जाते हैं, गांधी जी एग्री हो जाते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट विक्ट्री, ये हमारी पहली जीत थी अंग्रेजों के खिलाफ। जब जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ऑफिसर्स थे, हमारे सामने यानी इंडियंस के सामने पहली बार झुके थे। पूरे हम कह सकते हैं स्वतंत्रता से पहले पहली बार झुके थे, वो हमारा पहला टाइम था। तो गांधी जी यहां पर कह देते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट विक्ट्री। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने ये बात और सोच ली थी कि अगर ये आज हमारे सामने झुक रहे हैं तो हमारे लंबे समय तक के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। अब देखिए गांधी जी सोचकर तो आए थे कि 2-4-6 दिन लगेंगे इस समस्या को सॉल्व करने में, लेकिन ऐसे ऐसे चंपारण में उनको कितना टाइम लगा, 7 महीना लग गया। और हम कह सकते हैं, देखिए वैसे ये जो आपका चंपारण जो सत्याग्रह था, तो इसमें
चंपारण सत्याग्रह में कहीं से कहीं तक जो बातें दी गई हैं, मैंने पूरा का पूरा देखिए इसमें जो हिस्ट्री दिया गया, हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा चंपारण सत्याग्रह में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन आपके चैप्टर में जो चीज बताई गई वही मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए अब उसको ये जो केस खत्म होने के बाद अपना 25% लेने के बाद गांधी जी ने विजय प्राप्त कर ली और सारी चीजें हो गई। लेकिन इसके बाद गांधी जी को देखा कि चंपारण में भाई कहीं से कहीं तक विकास नहीं है, लोगों का ना पढ़ने का, ना हम कह सकते हैं चिकित्सालय का, वहां पर कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है। तो गांधी जी ने वहां पर थोड़े बहुत चेंजेस किए, सोशल चेंजेस किए, सोशल एंड इकोनॉमिक्स चेंजेस किए, जिसमें गांधी जी ने वहां पर 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खुलवाए। कितने गांवों में भाई, ध्यान रखना, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खुलवाए। और हम कह सकते हैं चंपारण में पर्टिकुलर 2 टीचर बुलाए, जिन टीचर्स के नाम थे महादेवी देसाई और नरहरि पारेख। आप ध्यान रखना, इस चीज के लिए कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। नरहरि पारेख और महादेवी देसाई, ये 2 टीचर्स बुलाए गए। साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी जो हमारे गांधी जी की क्या थी, पत्नी थी, और उनके जो पुत्र थे देवदास भी वहां पर आ गए। अब हम कह सकते हैं उन्होंने, जो कस्तूरबा गांधी थी, उन्होंने साफ सफाई के प्रति बहुत ध्यान। वहां की जो महिलाएं थी वो एक तो देखो गरीब थी तो उनके पास ज्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे, साथ ही साथ वो गंदे कपड़े पहना करती थी, मतलब साफ कपड़े नहीं पहना करती थी। तो उन्होंने जो गांधी जी जो थे अपनी पत्नी से कहा कि भाई तुम एक चीज करो कि इनकी स्वच्छता पर, साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आज आप लोग देखते हो स्वच्छ अभियान में गांधी जी का चश्मा दिखाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि गांधी जी स्वच्छता के प्रति बहुत ज्यादा कह सकते हैं अवेयर थे, जागरूक थे। यही बात है कि गांधी जी इस 7 महीने के समय में अपने जो आश्रम था उनका, अहमदाबाद साबरमती आश्रम जो था, साबरमती आश्रम में भी साफ सफाई का ध्यान रखते थे। और उन्होंने जो कह सकते हैं मेल वगैरह तो चलते नहीं थे, जो तार होते थे, तार के माध्यम से वो वहां पर खबर लेते रहते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अकाउंट्स वगैरह होते थे अपने वहां पर, जो उनके शिष्य वगैरह होते थे, तो उन लोगों से अकाउंट्स वगैरह मांगते रहते थे। साथ ही उन्होंने एक जो ट्रेंच, जानते हो ट्रेंच किससे कहते हैं? ट्रेंच माने जो होता है, जो हमारी टॉयलेट्स होते हैं, टॉयलेट्स के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है उसको ट्रेंच कहते हैं। तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा था, एक तार में उन्होंने लिखा था कि जो हमारे ओल्ड ट्रेंच हैं, उन ओल्ड ट्रेंच को आप क्या कर दीजिए, बंद करवा दीजिए, ढकवा दीजिए, और उनकी जगह नए ट्रेंच खोल दीजिए जो कि टॉयलेट्स में यूज होने वाले हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी साफ सफाई के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर होते थे। ये चैप्टर वैसे देखो, देख लीजिए आप लोग भाई, इसमें देखो पॉलिटी भी है, इसमें हिस्ट्री भी है और थोड़ा सा अंग्रेजी भी है। तो ये चैप्टर लगभग मैंने प्रयास किया, कोशिश किया कि ये चैप्टर आपको समझ में आ ही गया होगा। साथ ही साथ इसमें आप लोगों ने एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर इंडिया बनाने के लिए भी गांधी जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया है। तो यहाँ पर गांधी जी के जो आत्मकथा है उससे थोड़ा सा भाग अपन ने यहाँ पर देखा, जो कि अगर कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इस चैप्टर को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, याद करना है, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इसके नोट्स की बात करते हो तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहां से जो मैंने लिंक शेयर कर रखी है उसकी पीडीएफ फाइल जो है मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी पर डाल रखूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई शेयर सबसे ज्यादा करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।